हाँ जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि भई अपनी जो स्टॉक मार्केट की गाड़ी है ना, वो जो कुंभ के मेले में फँस गई है और 30-30 किलोमीटर जैसे लाइन होती है, 30 क्या 300 किलोमीटर भी मैंने सुना है कि पेपर में आ रहा है कि उस लाइन में अपनी गाड़ी स्टॉक मार्केट फँस गई, वो हिलने का नाम नहीं ले रही और यही हो रहा है अभी मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है। आज भी थोड़ा वीक ही बंद हुआ, फ्लैट हुआ, चलो इतना नहीं गिरा जितना कल गिरा था, लेकिन वीकनेस हर जगह दिख रही है, काफ़ी वीकनेस है। उसके काफ़ी सारे रीज़न जो हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। वही एफआईआई की डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, फिर रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और आज थोड़ा इनकम टैक्स का भी तड़का था कि भई डर लग रहा था कि भई इनकम टैक्स में क्या कुछ नया आने वाला है, नए न्यू इनकम टैक्स मिले, लेकिन कुछ नहीं। वो तो है ना कि वही है कि पुराना जो है उसको थोड़ा यहाँ-वहाँ सजा-धजा के नया बना दिया है, बट कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो स्टॉक मार्केट के लिए भई कुछ कैपिटल गेन्स में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं था, तो बच गए तो उस उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन वो दैट वाज़ नथिंग एज़ सच सब्स्टेंशियल। लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम वही है कि कहते हैं ना कि वो किसी को लेना नहीं है और लेने से ज़्यादा भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं कि नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा, ओके? क्योंकि यूएस जिस तरह से बातें चल रही है और जिस तरह से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं वहाँ, वहाँ पॉवेल साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, भई हम लोग अभी तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। क्योंकि वो भी डरेंगे ना, क्योंकि वो भी देखेंगे भई ट्रम्प की पॉलिसी कैसी है, कुछ उल्टा-पुल्टा कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या बढ़े, जो चांसेस के बहुत है कि उन्होंने टैक्स स्टील पे टैक्स लगा दिया और रेसिप्रोकल टैक्स भी लगा रहे हैं हर जगह। इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऑयल अगर बढ़ता है तो फिर इनको प्रॉब्लम ही आ जाती है। तो वही है, पॉवेल साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए। तो ओवरऑल वहाँ से कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ नहीं रही है और इंडिया में तो सब कुछ सुस्त पड़ा हुआ है। यानी कहते हैं ना कि कोई नेक्स्ट ट्रिगर दिख भी नहीं रहा है। कि भई कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जिससे मार्केट, क्योंकि जो आने थे लास्ट वीक आ गए और लास्ट वीक के इतने सारे ट्रिगर के अभी मार्केट नहीं चला, तो हाँ, वीकनेस तो है। स्मॉल कैप, मिड कैप तो अभी भी बहुत ही गिर रहे हैं, धूम-धुमा के गिर रहे हैं और अपने रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये तो हमने काफ़ी टाइम कम्युनिटी देख ली, सुन ली है आपने, मैंने बहुत बार बोल दिया, कल भी अगर आप चाहो तो वीडियो कल का देख सकते हो। चलो आज कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा कल भी मुझे करना था लेकिन टाइम नहीं मिला था। कुछ टॉक है, डिस्कशन कर ले। बाय द वे आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और आगे जाने से पहले गाइस आज 8 बजे लाइव सेशन है, तो अगर आप पॉसिबल हो तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जहाँ मैं आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इवन ईटीएफ, आईपीओ, इस तरह किस तरह से आप एसेट एलोकेशन कर सकते हो, वो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो मैं लिंक दे दूँगा, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो जिसके रिज़ल्ट आए और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो पहला एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेज़ का, जो क्वेश्चन पूछा है शीतल ने, रामेश्वर और राजेश ने कि भई वरुण बेवरेजेज़ के बारे में बात करो। तो वरुण बेवरेजेज़ ऑनेस्टली अगर आप बात करो ना, तो एफएमसीजी में अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो वरुण बेवरेजेज़ है। काफ़ी नीचे आ गया है। ऑफ कोर्स 21% क्योंकि वरुण बेवरेजेज़ इतना गिरता नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा नीचे आ गया। रिज़ल्ट ठीक-ठाक ही था, अच्छा था, इतना खराब नहीं था। ओवरऑल वरुण बेवरेजेज़ में फ़ायदा यही है कि ओवरऑल जब भी ये रिज़ल्ट आता है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे उनका रिज़ल्ट है ना, ग्रोथ लेवल पे ज़्यादा होता है। इवन अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो 24% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी 26% बढ़ा है। जबकि आप काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में देखोगे ना, इसको मैं एफएमसीजी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, लेकिन तो वहाँ तो भई 2-2, 3-3% के वॉल्यूम ग्रोथ हो रहे हैं। तो इनका मेन ग्रोथ कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने जो अभी जो जिस तरह से सेल्स बढ़ा है ना, उसका वन ऑफ द रीज़न है कि उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है एक्सपेंशन मार्केट में, जैसे तांज़ानिया और घाना में है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, सेल्स गिरा है क्योंकि सीज़नैलिटी की वजह से, लेकिन तांज़ानिया और घाना में उनका सेल्स, क्योंकि वो लोग क्या करें कि बाहर भी काफ़ी सारे फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं पेप्सी को उनके, और उनका खुद का भी प्रोडक्शन है, आपको पता है ये चिप्स एंड ऑल दैट, दैट इज़ आल्सो हेल्पिंग देम। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो उनके जो स्टोरेज के पीपीटी चा चिप्स है, वहाँ उन्होंने काफ़ी हद तक सेविंग करके एक मार्जिन बढ़ाया है एंड ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ओवरऑल उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। बट धीरे-धीरे वो थोड़ा एक्सेसिव जा रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा है।
लेकिन तो भी नेट प्रॉफिट देखो ना तो एक तरह से ना काफ़ी हद तक ऊपर ही था 26%। ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन था क्योंकि सीज़नैलिटी थी, लेकिन ये ओवरऑल तो ठीक-ठाक ही रिज़ल्ट था। अगर हम लोग फ्यूचर में बात करें कि भई ऐसा क्या है, क्योंकि जो अभी वरुण बेवरेजेज़ की हम लोग बात करें तो उनको एक बड़ा कॉम्पिटिशन रिलायंस में आ रहा है। आपको पता है ना वो कैंपा कोला और अभी नया एक स्पिनर करके उन्होंने लॉन्च किया जो ₹10 का ड्रिंक है। तो जो लो टिकट ड्रिंक्स में ना रिलायंस अब बड़े लेवल पे आ रहा है और दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। तो उनके आगे के प्रोडक्ट जो है जीरा सोडा, स्टिंग गोल्ड और वो सब आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ अभी कॉम्पिटिशन डायरेक्ट रिलायंस है और ये मार्केट बहुत बड़ा है। और अगर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स अगर ये 10-10 रुपए के प्रोडक्ट लगते हैं, लेकिन जब बेचते हैं ना तो बहुत अच्छा खासा सेल्स हो जाता है। तो वहाँ उनको थोड़ा ये कॉम्पिटिशन लेगी। हाँ, लेकिन EBITDA मार्जिन उनका जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है दैट इज़ वेरी, वेरी गुड थिंग। ओवरऑल अगर मैं कुछ भी लेवल पे देखूँ तो ये स्टॉक प्रॉब्लम एक ही है कि ये स्टॉक महँगा है। अगर मैं इसका पी रेशियो भी देखूँ अभी भी 70 है। ठीक है, आप बोलोगे तो अपन काफ़ी सारे एफएमसी यानी बीकाजी फूड्स ले लो या दूसरा एलटी फूड्स ले लो एंड ऑल दैट, वहाँ भी काफ़ी हद तक नो ज़्यादा ही है। बट हाँ, ओवरऑल देखो ना तो थोड़ा हाई है, लेकिन इसका जो आरओई, आरओसी से लेके अगर हम लोग इसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जिस तरह से बढ़ रहा है एंड ओवरऑल जिस तरह से वो आउट परफॉर्म कर रहा है एवरी टाइम एक्सपेक्टेशन को, तो ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो एक बहुत ही सेफ बेट रहता है। एंड दिस ये अगेन गाइस ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। लेकिन ओवर द टाइम दिस इज द स्टॉक ना, वो आप हर एक लेवल पे आप सोच सकते हो लेने का। मार्केट थोड़ा वीक है बट देन आल्सो आई थिंक दिस कंपनी इज गुड, अनलेस उनको बहुत ही हाई कंपटीशन आ जाए रिलायंस और वो से, तो बात अलग है, अदरवाइज कंपनी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो ये था वरुण बेवरेजेज़ के बारे में। अभी हम लोग लेते हैं आयशा मोटर्स। आयशा मोटर्स का पूछा है मुझे रमेश ने और रघुवर ने कि प्लीज़ आयशा मोटर के बारे में बात करें। तो आयशा मोटर की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आयशा मोटर अगर अपने टॉप से ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 13% ही गिरा है। अभी काफ़ी हद तक ना ये स्टॉक ने बहुत ऊपर चला गया था और आयशा मोटर का वो बाइक्स का सेल्स अच्छा खासा बढ़ा था। तो उसके वजह से भी बेनिफिट था। हाँ, लेकिन अभी हार्ले डेविडसन की बातें चल रही है कि भई उनको भी अभी उनमें टैक्स कम किया तो वो आएँगे, लेकिन इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं होगा। और अगर उनकी सेल्स एंड ऑल दैट की बात करें ओवरऑल, तो इस बार 19% ग्रोथ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट ग्रोथ था, लेकिन ईपीएस अगर आप देखो तो 14% ग्रोथ था, तो ठीक-ठाक रिजल्ट था। ओके, लेकिन इनका मेन ग्रोथ जो आया है वो प्रीमियम मॉडल्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा वीक है, लेकिन उसके वजह से थोड़ा क्वार्टरली ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन ठीक रिजल्ट रहा, इतना खराब भी नहीं है। लेकिन इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल जो डिक्लाइन आया वो था रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केटिंग एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गया था। एंड इसके वजह से एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 27.5 से 26.3 हो गया। तो वहाँ एक उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन फ्यूचर ड्राइवर्स क्या है? तो फ्यूचर ड्राइवर्स उनके जो बाइक नए लॉन्चेस है, गोरिल्ला 450 और मेटेओर 350, ये जो एक्सपेंशन होने वाले वहाँ और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो वहाँ उनको डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है प्रोवाइडेड ये प्रोडक्ट्स अच्छे रहे। लेकिन जो मैंने बोला काउंटर अगर हम लोग बात करें तो हार्ले डेविडसन के अगर ये टैक्स कम हो रहा है तो वो यहाँ प्रीमियम बाइक्स में आ जाएगी। इवन बजाज की ट्रम्प है, अ, वहाँ भी उनको कॉम्पिटिशन आ सकता है। लेकिन बिकॉज़ इनको टू व्हीलर्स में एक अच्छा खासा उनका बेस है तो वो एक फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग आयशा मोटर्स की बात करें तो कंपैरेटिवली इस साल उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड ओवर द इयर्स भी ना डिसेंट परफ़ॉर्मर है। बीच में उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन समहाउ उन्होंने एक तरह से ना खुद को रिवाइव किया और पिछले 3 एक्चुअली 2 साल अगर हम लोग बोले ना, तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये भी स्टॉक ऐसा है ना कि जो आपको अगर नीचे आता है देन यू कैन थिंक अबाउट, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन तो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ से एक्सपेंशन भी करे तो उनके लिए बेटर। लेकिन ऑटोमोबाइल्स ओवरऑल काफ़ी स्वीट स्पॉट में, क्योंकि ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ, जो 12 लाख का जो ब्रैकेट ऊपर ले गए ये लोग, ओके, एग्ज़म्पशन का, तो वहाँ डायरेक्टली ऐसे सब प्रोडक्ट्स में ज़्यादा एक फ़ायदा हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट
यू कैन थिंक। और अभी अगर मैं इसका वैल्यूएशन भी देखूं एंड ऑल दैट, तो ओवरऑल अगर मैं पी रेशियो देखो तो इंडस्ट्री से काफी कम है। अगर टीवीएस मोटर, हीरो मोटर का और आयशर का सेम ही है, तो ठीक है, यानी इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आयशर का नहीं, थोड़ा ज्यादा है हीरो मोटर से, लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है। बट देन ऑल्सो यू हैव टू, ये जो बढ़ना था अभी काफी बढ़ गया है। यू हैव टू वेट एंड सी द क्वार्टर रिजल्ट, देन यू टेक अ डिसीजन। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को एक मेटल कंपनीज भी ले लेते हैं। हिंडाल्को भी भाई साहब, अगर अगर मेटल इंडस्ट्री में बात करें ना, कोई कंपनी अगर थोड़ा भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ना, तो वो है हिंडाल्को। सालों से अच्छा परफॉर्म किया है। अगर 5 साल का भी एवरेज करूँ तो मैं 25% रिटर्न है। ये अपने हाई से अभी 22% डाउन था, ठीक है, लेकिन साइक्लिकल बिजनेस है। ओके, तो साइकिल जब अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छा करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन साइकिल पकड़ना आना चाहिए इसमें। ओके, तो ये है। अब ये हिंडाल्को एंड ये सब मेटल इंडस्ट्री, तो मेटल इंडस्ट्री ना चाइना पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट होती है कि भाई चाइना क्या करता है, किस तरह की वहां डिमांड है, वहां सब कुछ सुस्त है। इसलिए अगर आप देखो तो सेल्स सिर्फ 4% से गिरा, बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस था। ईपीएस तो ऑलमोस्ट नीचे ही गया है। तो मेनली क्या हुआ है कि इनका काफी हद तक एल्यूमिनियम जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है ना, वो पैकेजिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर में ज्यादा थी, तो वहां इतना ग्रोथ नहीं था। ओके, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और एल्यूमिनियम प्राइसेस जो गिरे, उसमें भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम आया। इन वजह से ना सेल्स में इतना ग्रोथ नहीं हुआ। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी की भी बात करें तो ओवरऑल जो नोवेलिस, जो आपको पता है वो कंपनी, उनका मार्जिन थोड़ा डिक्लाइन आया ईयर ऑन ईयर 19%। अगेन टैरिफ जो हाई हो रहे हैं, अगेन इंपोर्ट कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, उसके वजह से भी मार्जिन में प्रेशर है। यहाँ इनको प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे अभी बात चल रही है कि 25% यूएस ने लगा दिया है कि भाई कोई भी बाहर से इंपोर्ट होगा 25, और स्टील और एल्यूमिनियम दोनों में। तो अभी मुझे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि कितना है, लेकिन वो लोग प्लान कर रहे हैं यूएस में, और काफी हद तक एक्सपांशन। लेकिन जिस तरह के अभी ये टैक्स लगना चालू है, तो क्या फायदा होगा। वही है कि ये जो ओवरऑल जो टैक्स बढ़ा रहे हैं यूएस में, ये कंपनी को डायरेक्ट प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इनका थोड़ा हाई रहता है। तो यहाँ आपको थोड़ा इसलिए ध्यान में रखना है, क्योंकि यूएस इसमें इन्वॉल्व है। और यूएस, जैसे मैंने बोला ना, अभी तो वो क्या है, ट्रम्प खुद का ही देख रहा है, किसी और का देख ही नहीं रहा है। एंड ही इज राइट इन हिज साइड के भाई, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं बाहर, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो वहां टैक्स ज्यादा होता है, और वो जो इंपोर्ट करते हैं वहां वो लोग टैक्स कम लेके, तो ये जो टैक्स पैरिटी वो ठीक करना चाह रहे हैं। तो बट ऑफ कोर्स उनका वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स आर डिफरेंट, बट यस दिस इज व्हाट इट इज। हिंडाल्को मेरे हिसाब से देखो, मैं तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मेटल स्टॉक्स, क्योंकि वही होता है कि आपको ये साइकिल पकड़ना आना चाहिए कि ऊपर के लेवल पे बेच के नीचे के लेवल पे लेना। अगर आप उसमें ठीक हो, then please go, nothing wrong. Hindalco, then also if you ask me, in metal sector is much better than any other metal stocks। एंड क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म, एक टाइप का एल्यूमिनियम में मोनोपोली टाइप बिजनेस है। बट ऑल्सो माय सजेशन जो मैंने बोला है वो देख लो। बाय द वे, आप खुद रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। हम लोग ऑफ कोर्स रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन हमने ऑनेस्टली स्पीक, हमने हमारे रिकमेंडेशन में कभी भी मेटल लिया नहीं है। द रीजन इज सेम, कि बहुत साइक्लिकल इन नेचर होता है तो यही चीज है। आप चाहो तो हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, लिंक दी गई है, तो वो देख लेना। और मैंने जैसे बोला, आज शाम को अभी एक डेढ़ घंटे बाद ही सेशन होगा, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, चले अभी हम लोग बात करते हैं चौथे एक स्टॉक की, वो है इंडिगो पेंट्स। अब इंडिगो पेंट्स एक लेवल पे अगर आप ये स्टॉक की बात करें ना, तो इंडिगो पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है ना जो कभी ऊपर ही नहीं आया है। वो नीचे का नीचे, ये 3 साल से वो माइनस ही रिटर्न है। और उसका अगर देखो तो नो डाउट, अगर ये मैं हर एक लेवल पे देखूं तो ये सस्ता स्टॉक है। इतना सस्ता यानी एवरेज स्टॉक है। इनका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक रहा है, लेकिन जो जिस तरह से रिटर्न देना चाहिए वो इंडिगो पेंट्स ने दिया नहीं। और वन ऑफ द रीजन इज के पिछले 2 साल से, 1 डेढ़ साल से, तो जैसे ये बात चली है कि भाई बिरला जी आए और ओपस ने बिजनेस चालू किया, तब से सभी मोस्टली स्टॉक्स की
पेंट इंडस्ट्री में टाई-टाई फिश हो गई है। हाँ, लेकिन बर्जर पेंट्स का कंपैरेटिवली रिज़ल्ट अच्छा था कल। लेकिन इसकी भी अगर देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बोलो तो -3.2% है, क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर बढ़ा है और ईपीएस ग्रोथ माइनस है, लेकिन इनका एक ही फ़ायदा है कि क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर ज़्यादा रहा है। तो इनका बेसिकली क्यों नीचे सेल्स रहा वो है कि भई डेकोरेटिव पेंट्स में काफ़ी हद तक ना य 3% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था। क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट था क्योंकि वो इसलिए इम्प्रूवमेंट था क्योंकि फेस्टिवल सीज़न जो दिवाली सीज़न थी उसकी वज़ह से 14% का ग्रोथ था। पर ईयर ऑन ईयर में कंपैरेटिवली डेकोरेटिव पेंट्स के लिए नीचे था। तो लास्ट ईयर अगर आप वही सीज़न की बात करो दिवाली में तो लास्ट ईयर अच्छा था कंपेयर टू दिस। अगेन उनके जो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए, प्राइस कट्स भी हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन बढ़ गई है और जब बिरला जैसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तभी आपको समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम होती है। रॉ मटेरियल भी एक चैलेंज है लेकिन ऑयल अभी भी काफ़ी हद तक नो लेवल पे आ गया है जिससे आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल लेवल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगेन अगर हम लोग फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर और रिस्क की बात करें तो ये ऑफ कोर्स आगे जाके ओवरऑल वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाएँगे ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। लेकिन जो रियल एस्टेट है, वो तो अच्छा चला है, लेकिन आगे जाके अगर रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आती है, तो उनको डायरेक्टली प्रॉब्लम ओवरऑल अगर हम लोग इसका ग्रॉस मार्जिन भी देखें, तो 46 पॉइंट है, लेकिन वो भी नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक प्राइसिंग प्रेशर है। इनिगो ऑनेस्टली अगर मुझे बात करो तो मैं ये सेक्टर क्यों अवॉइड करता हूँ पेंट इंडस्ट्री क्योंकि ये अभी ऐसा हो गया ना कि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आपका आ गया तब बहुत ही चैलेंज हो जाता है। हाँ, एक समय था कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स एंड ऑल दैट एक तरह से राज करते थे। अभी वो समय गया है और अभी इतना कॉम्पिटिशन में आपका मार्जिन बढ़ेगा ना और वो आपको डायरेक्टली आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। So these are the things you have to keep in mind if you are thinking कि मुझे ऐसे स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करना है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट यस these are the challenges which one will face when we talk about the paint industry. Okay, चले और एक स्टॉक भी ले लेते हैं। आज 5 स्टॉक ले लेते हैं और एक स्टॉक लेते हैं वो है नायका। नायका भी बहुत ही फेमस स्टॉक है। बीच में तो बैंड बज गई थी नायका की क्योंकि उन्होंने ओवर स्टॉकिंग कर दिया था अपनी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकिन इस बार कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट आया है सेल्स ग्रोथ 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% का ग्रोथ ईपीएस ग्रोथ लेकिन प्रॉब्लम है माइनस में गया तो सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ है और ओवरऑल अगर मैं एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया है सो अगर मैं बात करूँ तो अपने हाई से वो 25% डाउन है, लेकिन जब से उसकी लिस्टिंग हुई है, इस लिस्टिंग में 3 साल में उसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया, माइनस में रिटर्न है। यानी अपना आईपीओ का प्राइस है, वही वो अभी तक उसके ऊपर भी नहीं है, उससे नीचे ही है। तो यही होता है कि जब आप न्यू एज कंपनी में जाते हो, न्यू एज कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। आपको इनिशियली बहुत ही अच्छा मल्टीपल आता है, फिर प्रॉब्लम हुआ। अभी देखो स्विगी का क्या हुआ? हो गया ना प्रॉब्लम। नायका का भी है, तो इसलिए आप लोगों को इसमें ना देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या है क्योंकि सबको लगता है ई-कॉमर्स इज़ अ बूम, सब कुछ चलेगा लेकिन स हर एक चीज़ एक लेवल पे चलती है। तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और अगर आरओई आरओसी 2 या 6 का ये आरओई आरओसी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स प्राइसिंग में अगर आप बोले तो भई 900 का पी यानी पी तो आप बोलो छोड़ ही दो कि कोई कंपैरिज़न का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली दिसंबर क्वार्टर में ये क्वार्टर में कंपैरेटिवली ना अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये स्टॉक ऐसी हालत में है अभी कि अभी भी विश्वास नहीं आया लोगों को कि ये परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि जो वो आगे जो डीस्टॉकिंग वो स्टॉकिंग का हुआ है बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूटर तब वो जो गिरा था ऑलमोस्ट 350 से वो ऑलमोस्ट आधा हो गया था। इस हद तक गिरा था। और अभी तक उसमें नहीं क्योंकि हर एक लेयर पे यहाँ सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है? तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी अगर बात करें तो वो उनका फुलफिलमेंट कॉस्ट या डिस्काउंट स्ट्रैटेजी जो है वो ईबिटा पे इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स लोअर मार्जिन थोड़ा बीपीसी में है और ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी परसेंटेज वाइज़ थोड़ा डिक्लाइन था। लेकिन आगे जाके वो कैसे ग्रोथ करना है तो वो जीसीसी मार्केट में नया रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन करने वाले हैं। और लेकिन अमेज़न और टाटा के सामने टाटा क्लिक के सामने ना उनको बहुत ही कॉम्पिटिशन है। देखो ई-कॉमर्स में यही होता है। एक बार आप फेमस हो गए, आपके जैसे काफ़ी डुप्लीकेट खुल जाएँगे और तब जाके आपके कॉम्पिटिशन क्या हुआ है बर्जर पेंट इंडस्ट्री में वही हुआ है।
तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ओके, और यही चीज आपको देंगे। इनका EBITDA सिर्फ 5.9% है, आगे जाके वो 9.4 बोले। अब 9.4 तो बहुत अच्छा होता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। करेक्ट। एंड मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इफ दे वांट दे कैन काफी हद तक नो अच्छा खासा मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या वो ग्रोथ कर पाएंगे जिस तरह से बोल रहे हैं? क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी बढ़ेगी? एज ए इन्वेस्ट आपको ये देखना है, बाकी नाम से मत जाओ, क्योंकि क्या है, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी इज द की। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दिस स्टॉक। अगेन, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये कुछ 5 स्टॉक मैंने इसलिए डिस्कस किए क्योंकि उसके बहुत क्वेश्चन, अच्छा मैंने नाम ही नहीं दिया, सॉरी। तो ये क्वेश्चन पूछा था जॉन ने, मैं सबके नाम दे देता हूँ। जॉन, प्रिया, हसमुखलाल, शैलेंद्र और राजमणि ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, ये सभी मिला के ये स्टॉक्स के। अभी चलो दूसरे जो रिटर्न क्वेश्चंस भी जो मैंने इसमें कवर नहीं किया वो मैं ले लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले लूंगा। और जैसे मैंने बोला, आज 8 बजे हम लोग जरूर मिलते हैं अपने वेबिनार में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है Balaji, were nice discussions. Useful for new investor like us, already a silver member. Okay, so thank you बालाजी। देखो, मेरा मेन इंटेंशन हर रोज शाम को वीडियो बनाने का यही होता है कि आपको करंट सिचुएशन से वाकिफ करें। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट ऑफ और यू आर आवर मेंबर्स, और ये एक तरह से आपको बताना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरह से आपको मार्केट में देखना है। अभी टफ समय है भाई, लेकिन not always tough समय will last. Okay, sometime someday things will get better and better. तो उस तरह से जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छे लेवल पे आता है तो लेना चले चालू कीजिए। अब लोग, काफी लोग आके बोलते हैं स्मॉल कैप मिड कैप नहीं, लार्ज कैप लीजिए, वो आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लेना है। ओवर द टाइम अगर आप स्मॉल कैप भी लेते हो तो 15 साल 20 साल में स्मॉल कैप, यानी 10 साल का अगर भी पीरियड ले लोगे तो 10 साल में स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप। तो ये आपके पीरियड की बात है। हर एक टीवी में आके फंड मैनेजर आके बात करेंगे, इन्वेस्टर बड़े बड़े एनालिस्ट आके बात करेंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं। आपको सुनना है, सुनना सबकी है, करनी अपनी है। और जब खराब समय होता है तभी आपको भाव मिलते हैं। अब ये स्मॉल कैप या मिड कैप में जो 50% डाउन मिले, वो इतना हाईवे डिस्काउंट हर जगह हर टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। पार्था एनन पूछ रहे कि शेल आई गेट आउट फ्रॉम एशियन पेंट्स एंड बाय स्टॉक्स लाइक टीसीएस? वेल, यहाँ मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि देखो ओवरऑल देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, और जिस तरह से बिल्ला अपोज है, आप एशियन पेंट्स का भी रिजल्ट देखो, बहुत ही खराब है। सो ऐसे रिजल्ट में ना वन शुड नॉट गो फॉर इट। आप बोलोगे नहीं नहीं ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया, कितना एशियन पेंट्स बहुत नीचे आ गया, तो हाँ एक लेवल पे आएगा, मैं बोलूंगा एक लेवल पे वहां सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, अभी एशियन पेंट्स 34%, लेकिन क्या ये इस तरह से ग्रोथ होगा तो मुझे डाउट है। मैं तो पीछे दो, अगर आई डोंट नो कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में, पीछे 2.5 साल से बोल रहा हूँ एशियन पेंट्स इज नॉट अ स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड इन करंटली। सो मैं तो ना बोलूंगा। एंड टीसीएस में भी बड़े बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे चलेंगे, अगर चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर स्लो एंड स्टेडी चलेंगे। ओके, अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर अभी बैंकिंग स्टॉक एवरेज करना चाहिए क्या? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एंड ऑल दैट करो, लेकिन एसबीआई देन ऑल्सो आई फील प्रिफरेबल कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक एंड ऑल दैट, क्योंकि ये सब स्टॉक्स में ना पीएसयू में आई थिंक एसबीआई इज मच better. Then also I'll always prefer private banks. Again, not a recommendation, but Bank of Baroda, Union Bank, still I'm not too much sure about it. Again, please do your own analysis before investing. ये दूसरी नागेश ने बोला था क्वेश्चन, गौरव ने बोला है कि सर प्लीज टेल अस 5 वैल्यू मिड कैप्स अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, जस्ट अ रिसर्च पर्पस। देखो यार, मैं ऐसे नाम नहीं देता, लेकिन मेरे वीडियोस में गौरव आपको काफी सारे नाम ऐसे भी विजिबल हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, और उसी पे ले लीजिए, क्योंकि एज पर द सेबी गाइडलाइंस नो आई कैन नॉट गिव यू द डायरेक्ट नेम्स। अगेन वी हैव अवर रिकमेंडेशन सर्विस, जब हम लोग डिस्क्लेमर के साथ है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट।
तो आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन चेक आवर वेबसाइट। जैसे 8 बजे आज अपना वेबिनार वो भी आप अटेंड कीजिए तो भी पता चल जाएगा। Okay, Banu Pratap, people want political change means shift from fundamental liberal from for Trump like other nation countries first unlike us selfish first. हाँ करेक्ट बानू देखो यही होता है ना कि ओवरऑल ट्रम्प इज नॉट रॉन्ग फ्रॉम हिज साइड ही इज अमेरिका फर्स्ट और वो ऐसा नहीं बोले कि आई एम अगेंस्ट चाइना आई एम अगेंस्ट कनाडा मैक्सिको और इंडिया मेन चीज है कि उसको पैरिटी चाहिए उसको इक्वलनेस चाहिए कि हम जो करो वही जो जितना चार्ज हम करोगे उतना भी हम चार्ज करेंगे आपको यानी या आप हमें हम आपको कम चार्ज कर तो आप हमें भी कम चार्ज करो तो नथिंग रॉन्ग इन दैट ही सिंग और देखो उसको 4 साल मिले हैं अब ये 4 साल में ही ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट क्योंकि उसको भी पता है कि थर्ड टाइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते दो ये दूसरा टर्म है तो ये लास्ट टर्म है और उसमें अभी वो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था उसने एसेसिनेशन का मरते मरते हुए बचा है यार तो ऐसा बंदा ना फिर उसको कोई डर ही नहीं रहता है कि भाई ऐसे भी नहीं रहने हो तभी मेरे को जीवन दान मिला है भाई चलो देन लेट मी डू एज बेस्ट एज पॉसिबल फॉर यूएस और भाई ट्रम्प के पीछे मस्क लगे हुए पता नहीं इलॉन मस्क क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे अपना काम धंधा छोड़ के पता नहीं क्या कर रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बट इनकी जोड़ी कुछ और ही है कभी अब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हमें ये कपड़े लेने ये लोग बात करते हैं कि चलो अब ये कनाडा बाय कर लेते हैं कभी बोलते ये हमास और वो कौन सा रीजन है गाबा तो गाजा सॉरी गाजा और वो सब बाइक कर लेते ये क्या है यार बट एनीवेज दिस इज हाउ दिस प्रेसिडेंट इज और ये है वहाँ की कल्चर कल्चर तो नहीं बोल सकते पर वहाँ का माहौल ही ऐसा है किसी को जो बोलना है बोल सकते हैं एनीवेज यहाँ तक रखते हैं गाइस तो अपना अलग है उनका अलग है ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बहुत सारी अच्छी चीजें वहां भी है जो हमें इंडिया में कल्टीवेट करनी चाहिए कभी वो अलग से टॉपिक हम लोग ले लेंगे तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल आपके क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छा बाय द वे आज 8 बजे वी आर मीटिंग ओके सी यू देन बाय बाय